सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू डिफेक्स। जानता हूँ बहुत दिनों बाद वीडियो बन रही है, बट एज यू नो बहुत सारे एग्जाम्स है इस 2 हफ्ते में, है ना। सीरियस तो मैंने नहीं दिया था, लास्ट अटेम्प्ट मेरा खत्म हो गया है। बट एफकेट, कोस्ट गार्ड, फिर एसएससी, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम देने के चक्कर में बहुत लेट हो गया। फिर अभी और भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि सीरियस में तो एसएसबी आउट हो गया हूँ, तो अभी अटेम्प्ट भी खत्म हो गए, बाकी एग्जाम दे रहा हूँ मैं। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, माफी चाहता हूँ। बट ये एनालिसिस ज़रूरी है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि इस एनालिसिस पे एज ए एस्पिरेंट मैं क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करता हूँ मैं वो आपको बताऊंगा, और सोर्सेस भी बताऊंगा। ठीक है, 3 वीडियो आएंगी साइंस का, साइंस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पहले मैं एक ही वीडियो बनाने वाला था, बट वो बहुत लेंदी हो रहा था, है ना, 1 डेढ़ घंटा हो रहा था, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ समझानी भी पड़ रही थी, कहाँ से आया है, फ्यूचर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। इस वजह से मैंने 3 पार्ट में लाने का डिसीजन लिया है। आज हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर बायोलॉजी की। ओवरऑल पेपर की बात करूँ अगर मैं, पेपर वॉज मॉडरेट, ठीक है। अब ये देख के बोलेंगे कि सर बहुत टफ था, ऐसा नहीं है, मॉडरेट था। जियोग्राफी बहुत ट्रिकी आई थी, आई एग्री, बट वहाँ पे पॉलिटी इजी दे दिया। साइंस के कुछ सेक्शंस इजी थे, जैसा नॉर्मल आता है, जहाँ पे वो घुमाता है कुछ सेक्शन इजी कर देता है। तो वो ओवरऑल आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है, ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज 3 4 साल से पढ़ रहे हो, उस पर नहीं होने वाला है ना। तो ओवरऑल मॉडरेट था, ठीक है। साइंस के कुछ क्वेश्चन थे जो +1 +2 से थे, मतलब 11 और 12 से थे। और उसमें से भी कुछ एक क्वेश्चन हो सकते थे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। और अगर नहीं है तो फिर वो आप नहीं लगा सकते, उसमें तुक्का मारने जैसा कुछ था नहीं, बस दिमाग लगाना था। एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते, वो मैं आपको बताऊंगा अगर मैं होता तो मैं कैसे करता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल मूव टू फिजिक्स, और एनसीईआरटी से ही काफी सारे सोर्सेस है, जैसे कि हर साल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो मूव करते हैं। अ, हम्म, तो फर्स्ट हम फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये फिजिक्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड। अगर मैं होता तो सबसे पहला दिमाग में चमका कि इंड्यूस्ड है तो राइट हैंड रूल, बस ये आना ही है। इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, डी हुंस रूल। सो इसका आंसर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होगा। ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, ठीक है। ये क्लास 10 चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला पैराग्राफ है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में। ठीक है, थंब कंडक्टर मूवमेंट को दर्शाता है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और करंट इंड्यूस्ड ये वाला फिंगर। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में, और ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ठीक है। अब पीवाईक्यू भी इंपॉर्टेंट है, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है। देखो पीवाईक्यू आप देख सकते हो, सीडीएस 12025 में सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन बदला है, ऑप्शंस उन्होंने एकदम सेम रखे, क्रोनोलॉजी भी नहीं बदली, ए बी सी डी, यहाँ पे भी ए बी सी डी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड हुंस रूल, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड हुंस रूल। तो आप देख सकते हो पीवाईक्यू इतना इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से सीडीएस 1 में भी आया हुआ है, इस बार भी आया है, और ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो पीवाईक्यू आप करके जाओ, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो गया, सॉरी गाइस, सॉरी, हाँ, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ये भी अगेन वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, सबको पता है ये, क्लास 10 चैप्टर 11 ह्यूमन आई से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के आप पैराग्राफ में जाओगे, यहाँ पे लिखा है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट, क्लास 9 चैप्टर 12 से साउंड के चैप्टर से आया हुआ है, इसमें थोड़ा सा उन्होंने घुमाया है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, है ना। जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है, वेवलेंथ निकालना होता है, स्पीड निकालना होता है, मतलब कोई दो देंगे आपको, एक निकालना होता है। ये बहुत इजी सवाल है, हर साल आता है, इस बार बस उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट को अलग तरीके से लिखा है, ठीक है। कैसे लिखा है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी है क्या। आपको पता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, है ना, पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन मतलब जैसे ये अगर है तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, और ये एक यहाँ तक आएगा, तो ये कंप्लीट, दिस इज वन ऑसिलेशन। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रोव बोलते हैं, है ना। तो एक ऑसिलेशन में एक क्रेस्ट आ रहा है, एक ट्रोव आ रहा है, एक फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। एक मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्ब। ओके, तो एक क्रेस्ट है, एक ड्रॉप है,
तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए साउंड वेव ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकंड, स्पीड मेरे पास आ गया, प्रोड्यूसेस 20 क्रेस्ट एंड 20 ट्रो। अब इससे मुझे ये समझ लेना था कि इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का ये 20 ऑसिलेशन है, और 20 ऑसिलेशन कितने सेकंड में हो रहा है, इन 0.1 सेकंड। तो सेकंड के टाइम पे 0.1 सेकंड आ गया। अब इसको आप चेंज करो, 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, 20 हर्ट्स, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 0.1 सेकंड में 20 हो रहा है, तो एक सेकंड में मुझे निकालना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, पर 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना होगा, अब बोलो, 20 बाई 0.1, दैट इज 20 हर्ट्स, है ना। अभी आपको हर्ट्स मिल गया, आपको, आपके पास स्पीड है तो फॉर्मूला लगाओ। ये देखो ये वाला फॉर्मूला जो लगने वाला है क्लास 9 में दिया हुआ है। तो 330 स्पीड दी गई है, वेवलेंथ आपको निकालना है इंटू 20 हर्ट्स, है ना। इसको आप कट करोगे तो वेवलेंथ आ जाएगा 33/20, दैट इज 1.65। ओके, सो ऑप्शन सी इज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ये गाइस ये भी मतलब अच्छा ही था क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्योंकि नॉर्मली ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व, कब कंजर्व होता है, सिंपल सा है, क्लास 9 चैप्टर 9 में अब जब फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में जाओगे, ये वाला सेक्शन, ये काफी बच्चे स्किप करते हैं, इसको स्किप नहीं करना। लास्ट पॉइंट देखो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अब इसके पीछे थ्योरी वगैरह तो चैप्टर में दिया गया है, वो सब एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा है ये लाइन तो वो उसको एग्जाम हॉल में हिट करेगी, कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम में जहाँ पे मतलब फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है मतलब क्या, जीरो है, तो वहाँ पे टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। तो वही तो पूछा गया है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज कंजर्व कब, द नेट फोर्स ऑन इट्स मैक्सिमम नहीं, द नेट फोर्स ऑन इट्स जीरो, यस। ऑप्शन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको हर एक चीज पढ़नी है दोस्तों, ये वाला सेक्शन मत छोड़ना, व्हाट हैव यू लर्न, है ना। हर एक चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो सब भी आप सॉल्व करके जाइए, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं अगर पर्सनल मेरा खुद का बताऊं, हालांकि इसके कभी मैं टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगा, मैंने एयरफोर्स का कट ऑफ क्लियर किया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल टाइम, ऐसा नहीं कि एक ही बार, 3 से 4 बार मैं गया हूँ। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा एग्जाम हॉल में ना आपका अपना दिमाग लगा के ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आपका कट ऑफ क्लियर होता है ना। तीनों सेक्शन में, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स में आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगेन, इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं पहली बार, पिछले टाइम, कि एक सर्कल होता है, ठीक है, स्टोन, अगर हम ऐसा स्टोन घुमा रहा है, अगर इसको छोड़ेंगे तो कहाँ पे जाएगा, वो सबको पता होता है कि स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। अब इन्होंने थोड़ा सा अंदर से पूछा, दिमाग लगाना था इसमें। ठीक है, क्या है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज व्हर्ल्ड इन अ सर्कल, द वर्क डन ऑन इट बाय द, मतलब इस बार वर्क डन उन्होंने पूछा है ना। अब देखो इस वाले चैप्टर में, क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन वाले में, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये देखो, द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी। आपको पता है ना कि जब सर्कुलर मोशन में घूमता है, एक्सीलरेशन किस वजह से होता है, डायरेक्शन चेंज होता है ना, हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, और इस वजह से एक्सीलरेशन चेंज होता है ना, ये आपको पता होगा। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, द फोर्स दैट causes this acceleration and keeps the body moving along the surface towards the center। वही है कि ये जो चीज हो रही है, एक्सीलरेशन हो रहा है, इसका फोर्स लग रहा है इस पे, वो फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है, अंदर की तरफ। यहाँ तक आपको पता है, अगर स्टोन है यहाँ पे, कोई एक पार्टिकल है, वो उसको हम अगर छोड़ेंगे तो वो अलोंग द टेंजेंट मूव करती है, और जो डायरेक्शन है फोर्स का वो सीधा आता है, ये आपको पता है, टुवर्ड्स द सेंटर आता है ना। अब ये दो कॉन्सेप्ट से ही आपको ये सॉल्व करना था। आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। अब अगर आपने कभी 11 12 का थोड़ा सा नॉलेज है, या फिर अगर एक दो पीवाई क्यू में आई थिंक नहीं पूछा है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो वो आपको पता होगा कि कॉस थीटा भी एक अलग से पॉइंट आता है, ये 11 12 में सिखाते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब फोर्स तो चलो एक लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ होगा, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है आप बताओ,
ये जो है ये फोर्स अंदर की तरफ है और ये टेंजेंट इस तरफ है, एंगल कितना बन रहा है स्टोन के साथ 90, सो कॉस इज 90 विच इज 0, कॉस 90 मतलब 0, तो ये पूरा वर्क डन क्या हो गया 0, सो दैट इज द आंसर। ठीक है, ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा पहले पहले वाला नॉलेज चाहिए था इसमें, ठीक है, तभी होता है ये। सॉरी दोस्तों, ये नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा ठीक करके लाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों चलो वापस से स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, वापस करता हूँ मैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये ये भी अगेन क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, इस पे सवाल है। रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर एनर्जी, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसी को बोलते हैं। तो P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। अब बस अब बेसिक्स है, सॉल्व करो इसको, है ना। 500 जूल ए का दिया हुआ है, एज्यूम ए डज 500 जूल, उसको P1 बोला गया है, तो ए के केस में जो P1 होगा वो क्या होगा 500 बाई एक्स, और बी के केस में उसको P2 बोला गया है, तो वो क्या होगा 100 जूल बाई क्या दिया 20 मिनट्स दिया गया है। अब P1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2, तो बस हो गया, इसको इक्वेट करो, P1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2। P1 इज 500x, मतलब 500 बाई एक्स, 2 इंटू 1000 बाई 20। अब सॉल्व करो, 5 ये 2 जा गया, 2 2 जा 10 गया, ये 5 आ गया, तो x इजिकल टू क्या आ गया 5। इजी सवाल था ये, काफी इजी था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगेन इस सवाल को मैं आपको समझाता हूँ। बहुत साल पहले ना, 4-5 साल पहले क्वेश्चन आया था सीडीएस में या फिर सीएपीएफ में, माइक्रोस्कोप को लेके, वो भी क्लास 12 से ही था, उन्होंने उठाया था। वहां पे भी ऑब्जेक्टिव लेंस पूछा था और आईपीस लेंस पूछा था, दोनों में ही उसका जवाब था कॉन्वेक्स लेंस। अब इतने साल बाद वापस से उन्होंने, मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये क्लास 12 का चैप्टर है, चैप्टर 9 क्लास 12 रे ऑप्टिक्स में, यहाँ पर टेलीस्कोप के बारे में दिया गया है, इसके जस्ट ऊपर पैराग्राफ में माइक्रोस्कोप के बारे में दिया गया था। तो माइक्रोस्कोप हो टेलीस्कोप हो, हमेशा याद रखना कन्वेक्स लेंस होते हैं। ये देखो, ये दोनों, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आईपीस वाला, ये कन्वेक्स, आईपीस वाला भी कन्वेक्स लेंस, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, कन्वर्जन डाइवर्जन नहीं होगा, ये ऑप्शन डी, कन्वर्जेंट लेंस एंड कन्वर्जेंट लेंस, क्योंकि बोथ आईपीस, मतलब ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस बोथ हैव कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं, ये तो पता है ना, जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, ये इस तरीके से वो कन्वर्ज करता है, इस वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्केव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, बिकॉज ये यहाँ से डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये क्लास 12 से था। अगर आपको माइक्रोस्कोप वाला पता था बहुत साल पहले, अगर आपने थोड़े नोट्स बनाए होंगे, अगर पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो हो सकता है, लेकिन बट आई वुड से कि दिस इज डिफिकल्ट, ये वन ऑफ द क्वेश्चंस है जो डिफिकल्ट है। ठीक है, किसी को पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, हालांकि पीवाईक्यू रिलेटेड कुछ टॉपिक्स से उससे ये हो सकता था, अब जिसने किया है उसको उसके लिए इजी था, जिसने नहीं किया उसके लिए हार्ड था। तो दोस्तों पीवाईक्यू करके जाओ, हर बार पीवाईक्यू करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने क्लास 12 से मैंने स्नैपशॉट लिया है, बट ये बहुत अगर आपको कंफ्यूज करेगा, हालांकि क्लास 12 में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट कुछ एक पॉइंट्स पे ही वो पूछता है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हर साल कहीं ना कहीं ये आपको आएगा। सीडीएस में तो कितनी बार आ चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे आ चुका है, एन एक्स रे कैन बी डिफ्लेक्टेड। अगेन आपको पता है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इसका निमोनिक मैंने याद रखा था, गक्स यूवी, गक्स यूवीमर। ठीक है, ऐसे मैंने याद किया था, ये क्रोनोलॉजी में है। ये गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, इस ऑर्डर में अगर मैं जाऊंगा ना तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, और इसके विपरीत उल्टा डायरेक्शन में मैं जाऊंगा तो एनर्जी इंक्रीज होता है इस तरह। और विजिबल में भी अगर आप इसको तोड़ोगे तो विब ग्योर में तोड़ोगे और ऑर्डर सेम रहेगा, मतलब अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ता है, और इस में जाऊंगा तो एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, आप खुद ही देखो, रेड लाइट का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है ना, तो इसी ऑर्डर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे
दे हैव नो चार्ज, चार्ज नहीं होता यानी कि डिफ्लेक्ट नहीं होगा, किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक वेव इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक वेव व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। मतलब ऐसा इस तरीके से जा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो ये दो, एक इलेक्ट्रिक वेव हो गया, एक मैग्नेटिक वेव हो गया, ये दोनों अपने प्रोपोगेशन से 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उस हिसाब से कौन सा आएगा? डी, नीदर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक है, इनमें मोमेंटम होता है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये इजी था। और ऊपर से ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये तो देखो ये मैथ का सवाल है। ठीक है, एवरेज स्पीड का, ये तो देखते ही निपटाना था। एवरेज स्पीड का अपने फॉर्मूला पता है। अगर x स्पीड से एक जाता है, एक y स्पीड से जाता है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या होता है फॉर्मूला? 2xy अपॉन x प्लस वाई। जिसको ये फॉर्मूला पता है वो डायरेक्ट सॉल्व करेगा, बी पेन भी नहीं उठाएगा वो। ठीक है, और अगर जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा सॉल्व करेगा। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। मतलब यहाँ पे बोला गया है एक कार ट्रेवल्स एट ए टोटल डिस्टेंस एल। डिस्टेंस क्या दिया गया है? एल दिया गया है। इट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ विद स्पीड v2। एवरेज स्पीड निकालना है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे t1 प्लस t2 आएगा, क्योंकि दो टाइम दिया गया है ना। तो हाफ डिस्टेंस मतलब l बाई टू उसने क्या किया है? स्पीड वन, v1 से उसने v1 टाइम में उसने गया है। दूसरा वाला हाफ डिस्टेंस वो उसने v2 स्पीड में उसने कवर किया है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? ये हाफ हाफ वो ऊपर आ जाएगा, टू ट्वाइस ऑफ v1, ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, है ना। ये ऊपर चला गया, और L2 प्लस L2 ये L आ गया, और L कट जाएगा, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 बचेगा। यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, ये कट जाएगा, तो आंसर तब भी यही है। ठीक है, दिस वाज इजी। ओके, केमिस्ट्री का हम बाद में करेंगे। ये कुछ डिफेक्ट मतलब प्रॉब्लम आ रहा है स्लाइड में, इस वजह से बार बार जा रहा है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी किसी ने अगर वही अगेन JEE वगैरह है ना, प्लस नीट वगैरह की कोचिंग ली है, तो उसको आइडिया आएगा, वरना ये छोड़ने लायक था, इसको आप छोड़ देते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी 12 वगैरह से कॉन्सेप्ट पूछा गया है। वेन डायग्राफ जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मतलब इससे रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस वाला कैपेसिटेंस, ये सब चैप्टर में आपको ये मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है दोस्तों। फिजिक्स मतलब नॉर्मली इजी था, एक दो क्वेश्चन हार्ड आएंगे ही आएंगे, वो उसका आप कुछ कर नहीं सकते। रिलेटिवली इजी था। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन वेंडाग्राफ वाला था, तो वो आप छोड़ सकते थे। बाकी 9 क्वेश्चन आप थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाता। हालांकि अगर 8 भी करो ना, 8 आउट ऑफ 10, इट इज अ गुड स्कोर। ठीक है, ये आप कर सकते। ये इजी था, ये इजी था, ये वाला इजी था। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, मतलब दिमाग क्या, अगर आपको पता था तो पता था। ये इसमें दिमाग लगाना था, ये इजी था। ये भी अगर आपने माइक्रोस्कोप वाला पता है तो आप कर सकते थे। ठीक है, ये तो वेरी इजी, ये भी इजी, बस ये थोड़ा टफ था। तो ओवरऑल आई वुड से कि अगर आपने 8 किया है तो दैट इज अ गुड स्कोर। 7 भी किया है तो ठीक है, चलेगा। ठीक है, लेकिन 8 आप करोगे तो इट्स अ गुड स्कोर। तो ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हो एनसीईआरटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पीवाईक्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आने वाले एनालिसिस में जब मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लाने वाला हूँ, वहां पे आप देखोगे कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू इन दोनों को ही करोगे ना, हो जाएगा। 10th साइंस के लिए 10 तक एनफ है। कुछ एक टॉपिक होता है 11-12 के, वो हर साल बहुत सालों से उन टॉपिक से पूछा जाता है सवाल, कभी आता है बीच में, एकदम नहीं पूछ रहे थे। अभी रिसेंट ईयर्स में अचानक से उन्होंने स्पाइक अप किया है। अगर आपने सीएपीएफ का पेपर दिया है ना, तो 11-12 से उन्होंने बहुत स्पाइक किया है। इस बार सीडीएस में भी उन्होंने किया है। तो ये होता है, ये मतलब क्या होता है, एक साइकिल होता है। कभी ये ट्रेंड रहता है, फिर वो ट्रेंड नीचे हो जाता है, फिर से वो ट्रेंड आता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जिस टॉपिक्स पे पूछा गया है ना, उस टॉपिक का एक शॉर्ट नोट बना लेना। जैसे बायोलॉजी का जब मैं एनालिसिस करवाऊंगा, वहां पे मैं बताऊंगा ग्लूकोज पे सवाल पूछा गया। हालांकि इसके नोट्स मैं जब देता था एग्जाम, तो इसके नोट्स मैंने पहले से बना के रखे थे, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा था, वो सब मैंने नोट में इंक्लूड किए थे, तो उससे हो जाता था सवाल। तो ये सब आप सॉल्व करना। कुछ भी डाउट हो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दो। ठीक है, हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है, इसको स्कैन करो तभी ज्वाइन कर लोगे। ये एडमिन्स है, इन्होंने भी, सागर सर है, इन्होंने भी सीडीएस क्लियर किया हुआ है, ये मैंने भी किया हुआ है। आपको कोई भी डाउट होगा, इन दोनों में किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो। हालांकि सागर सर थोड़ा सा बिजी चल रहा है अभी, तो आप मुझे मैसेज कर देना अभी। ठीक है,
तो बस यही था, हमारा मोटो यही है कि वी क्रैक्ड इट, यू विल टू। लिमिटेड रिसोर्सेस रहता है हमारा और मैक्सिमम एफर्ट रहता है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आपको सब कुछ पढ़ना 11 12 मतलब अलग अलग बुक्स ये सब नहीं पढ़ना होता है। लिमिटेड रिसोर्सेस साइंस के लिए 9th 10th एनफ है, उसको बार बार करो और जो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स रहते हैं वो पीवाईक्यू से करो, उससे ही हो जाता है। हमने निकाला हुआ है मल्टीपल टाइम्स, 12 SSB तो मैंने ऐसे दी हुई है, ठीक है। अभी एक दो और भी शेड्यूल्ड है। तो बाकी आप करना अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो नीचे आप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे केमिस्ट्री एनालिसिस को लेके, ठीक है। ओके, बाय, जय हिंद।